जब ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जी, मैं लगभग 5 साल की थी। काफी छोटी उम्र थी। हाँ, और मेरा मैं मतलब घर में सबको बातें करते हुए सुना है। उनका जो किलिंग जो भी पैटर्न था वो सिमिलर था। सिमिलर इन द सेंस कि उनकी गर्दनें नहीं थी और उनके पेट कटे हुए थे। तो इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर उसी साल में 1984 में असैसिनेट किया गया और उनके अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्लू स्टार ऑपरेशन का बदला लिया गया। इट वॉज फॉर एवरीवन कि आप सांझ होने के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। टेररिज्म का वो एक लेवल आ चुका था कि जहाँ पे लोग डरते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी जिसका नाम है सतलुज, और ये मूवी दिलजीत दोसांझ जी ने करी है और इसमें मुख्य भूमिकाएं अपनी निभाई हुई हैं। तो आज हम इसी विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ सहयोगी हैं सोनिया जी, जो हमें आगे इस मूवी के बारे में बताएंगे कि 3 जो इस मूवी के नाम रखे गए थे अलग अलग, उनके बारे में विस्तार से थोड़ी बातचीत होगी। और इसी के साथ आपको पता लगेगा कि इस मूवी में जो 3 नाम रखे गए थे उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो जानते हैं सोनिया जी से, तो आप बताएं कि इन 3 नामों के पीछे क्या खास चर्चा थी और किस विषय पे इसकी बात की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नाम की, जिसका नाम था घालू घरा, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि इसमें ये नाम के क्या विशेषताएं थी और क्या महत्वपूर्णता थी जो ये नाम रखा गया, उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ा हम बताएं। थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड सबसे पहले कि जैसा हमें बताया कि ये मूवी बहुत चर्चा में है और इस पे सेंसर ने काफ़ी बदलाव करने के लिए कहा गया था। तो इस इवन यहाँ तक कि इस मूवी के नाम के में भी कई बार बदलाव हुआ। और जो पहला नाम था जो इसका ओरिजिनली रखा गया था वो था गल्लूगारा। जी। गल्लूगारा अब होता क्या है? गल्लूगारा इन इंग्लिश वी कॉल इट जेनोसाइड, और हिंदी में बोलें तो इसे हम बोलेंगे नरसंहार, राइट? सो गल्लूगारा ये वर्ड आया कहाँ से? 1746 में गुरदासपुर में मुगल आर्मी ने सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया था, जिसे कि छोटा गल्लूगारा बोला जाता है। और 1746 के बाद ये 1762 में फिर से एक बार हुआ, जो कि पंजाब के संगरूर जिले में ये हुआ था। और इसमें भी अहमद शाह अब्दाली ने फिर से सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को जिसे बोलते हैं नरसंहार किया और बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, तो जिसे बड़ा गल्लूगारा बोला जाता है। और इवन इसके अलावा भी जो पंजाब में सबसे पॉपुलर एज वी ऑल नो के ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसको भी तीसरा गल्लूगारा के नाम से लोग जानते हैं। इसी के साथ एक और भी विषय था कि इसमें सेकंड नाम जो रखा था वो रखा था अपना पंजाब 95, राइट? उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। भावना, पंजाब 95, इफ यू आस्क मी, इफ समवन सेज पंजाब 95, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है, ऐसा क्या हुआ था पंजाब 95 में? व्हाई द नेम इज पंजाब 95? सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ सीएम जो उस टाइम के हमारे सीएम थे, मिस्टर बेअंत सिंह जी, उनको असैसिनेट किया गया था, उनको गोली मार दी गई थी। तो इवन ऐसा भी सोचा गया कि कहीं इससे राज्य में किसी तरीके का वायलेंस ना आ जाए, इसलिए सेंसर ने इस नाम को भी चेंज करने का सुझाव दिया। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे नाम की, जिसका नाम है सतलुज। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हालांकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, उनको पहले भी पता होगा कि पंजाब 95 या कालू घरा का पहले नाम रखा गया था। तो उसी के साथ अभी जो लेटेस्ट सतलुज का नाम रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा उसकी हिस्ट्री व्यूअर्स को बताएं। भावना, एज वी नो कि सतलुज रिवर जो है वो पंजाब की एक महत्वपूर्ण रिवर्स में से है। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी हमें पता है कि ये पंजाब ये इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। सो इट कीप्स फ्लोइंग, इट इज कंसिडर्ड मतलब अनस्टॉपेबल रिवर। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे इस मूवी में जो भी जिस तरीके से ये रिवर बहती है और इस मूवी में जो सच्चाई दिखाई गई है वो उसी तरीके से बह के निकल के बाहर आई है। और इसके अलावा भी ये बताया गया है कि इस मूवी में जो मेन भूमिका निभाने वाले, जो जिनके बारे में मेन ये मूवी है, जसवंत सिंह कालरा जी, उनकी जब हत्या हुई थी तो इनकी बॉडी भी सतलुज में बहा दी गई थी। तो सोनिया जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि इसमें जो मेन किरदार थे, चेहरे थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं।
इसमें वैसे तो कई चेहरों के बारे में मेंशन हुआ है, पर मैं शुरुआत करूंगी एसएसपी अजीत सिंह संधू जी से। अब एसएसपी अजीत सिंह संधू जी जो थे वो एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनको अमृतसर के पास तरन जिले के लिए अपॉइंट किया गया था और वहाँ के एसएसपी थे। तो अजीत सिंह संधू पर जसवंत सिंह खालरा जी और कुलजीत सिंह जी जो कि शहीद भगत सिंह जी के रिश्तेदार भी माने जाते हैं, उनके अपहरण का, उनकी यातनाएं और उनकी हत्या के आरोप लगे थे। और इसके बारे में 1996 में सीबीआई ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और इन लोगों के, इनके संधू जी के खिलाफ उनको कुछ सबूत मिले। तो इन सबूतों के आधार पे संधू जी को अरेस्ट कर लिया गया, एसएसपी अजीत सिंह संधू जी को अरेस्ट कर लिया गया और वह जेल में हिरासत में काफ़ी देर तक रहे। फिर 1997 में उनको पैरोल के लिए पे छोड़ा गया, ज़मानत पे छोड़ा गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो चंडीगढ़ अंबाला के पास जो लालड़ू है, वहाँ पे जो हाईवे पे जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी। और उस बॉडी के पास में एक सुसाइड नोट भी मिला था। बट उस बॉडी के की जो हालत थी वो ऐसी थी कि उसमें चेहरे की शनाख्त नहीं हो पा रही थी, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता था। और बट ऐसा कहा गया कि ये उनकी बॉडी है, एसएसपी संधू जी की बॉडी है। और इसके पीछे भी लोगों की कई धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मर्डर था। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि वो जो बॉडी मिली थी वो पहचानने की हालत में नहीं थी, वो किसी और की बॉडी थी और एसएसपी अजीत सिंह संधू जी को देश से बाहर भेज दिया गया था। तो आपने हमें जानकारी देते हुए ये बताया कि इस हिस्ट्री में जो मुख्य किरदार थे तो उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपने सभी तरीके से हमें बताया, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हाल ही में एक ट्वीट आया है, वो शायद आपने भी देखा और हम सभी ने देखा होगा इस मूवी को लेकर, राइट? तो उस ट्वीट में परमजीत कौर खालरा यानी कि जो जसवंत सिंह खालरा जी की वाइफ हैं, तो उन्होंने क्या कुछ उस ट्वीट में लिखा और क्या उसके पीछे की धारणाएं हैं, बातचीत है, वो थोड़ा हमें बताओ। एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज की गई, रिलीज होने से जस्ट पहले इसको पूरे परिवार को दिखाया गया, इनकी वाइफ को दिखाया गया। और उन्होंने इस मूवी का समर्थन किया और जो डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे उन सबकी प्रेज की और उनका समर्थन किया और धन्यवाद किया कि इस सब चीज़ों को। और वो खुश थी कि ये सारा सच किसी तरीके से सामने आया। और उनका ऐसा भी कहना था कि इस मूवी के कुछ हिस्से जो हैं उनकी हस्बैंड की लाइफ को दर्शाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ट्वीट पे अपने भावनात्मक शब्दों को रखा और पब्लिक के सामने वो ट्वीट किया इस मूवी को लेकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई ट्वीट कर रहा है उस मूवी को लेकर और काफ़ी दर्शकों को भी बात पता लगा कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है, राइट? इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से पंजाब के हालात खराब हो गए और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप बताओ। हाँ भावना, डेफिनेटली ये एकदम से तो कोई चेंज नहीं आता और कहीं कुछ एकदम से शुरुआत नहीं होती। इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब के विभाजन से और इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक से। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस के ऊपर भाषा के आधार पे पंजाब को बांटा गया। तो जो भी जिन क्षेत्रों में पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब में डाल दिया गया और जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसको हरियाणा में डाल दिया गया। और इवेंचुअली इसके बाद 1971 में जो पंजाब के पहाड़ी इलाके थे उसको भी हिमाचल में ऐड कर दिया गया। जब ये पंजाब का विभाजन हुआ तो लोगों में ये था कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो बराबर होना चाहिए, नदियों का बंटवारा हुआ, पानी का बंटवारा हुआ और इवन उनकी ये भी मांग थी कि जो चंडीगढ़ है उसको भी पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सब मांगें चल रही थी जिसके बीच में लोगों को बहुत रोष उन्होंने अपना प्रकट किया और पंजाब की अलग मांग करते करते धीरे धीरे जो लोग थे वो गलत रास्ते पे निकल गए, जिससे कि आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे वो और एक्टिव हो गए। अक्सर जब भी हम पंजाब की बात करते हैं तो हम हमेशा मिलिटेंसी की बात करते हैं। तो इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो नक्सलाइट मूवमेंट्स हुई हैं। नक्सलाइट मूवमेंट्स जो थी वो
67 से लेके 72 तक चलती रही। इसमें क्या था, जो छात्र थे या जो युवा थे, उन्होंने ज़मींदारों के खिलाफ कई वायलेंस शुरू कर दी, जिसको इवेंचुअली राज्य ने दबा दिया गया, सरकार ने इसको दबा दिया। जब ये नक्सलाइट मूवमेंट के बाद भी अगर हम बात करेंगे तो बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या था? तो जैसा हम सबको पता है कि किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1960 में हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, उससे शुरू हुई थी। तो 1966 के बाद 1972 में भी पंजाब की खेतीबाड़ी में एक जमींदार यूनियन बनाई गई, और जिसको 1980 में जाके उसको BKU, भारतीय किसान यूनियन के नाम से में बदल दिया गया। और इस यूनियन के कई एजेंडाज थे। वो एजेंडाज क्या थे कि जो फसल की कीमत है किसान को वो पूरी मिले, सस्ते बीज मिले, और जो बिजली है वो इन सब का जो खेती के लिए बिजली है वो थोड़े सस्ते दामों पे मिले। तो जैसे हमने बात की कि पंजाब के शुरुआत इसकी पंजाब के बंटवारे से हुई। पंजाब के बंटवारे के बाद हमने बात की नक्सलाइट मूवमेंट्स की। इसके बाद हमने बात की किसान आंदोलन क्या था और ये कहाँ कैसे शुरू हुआ। और इसके बाद बात आती है खालिस्तान मूवमेंट की। तो खालिस्तान मूवमेंट जो थी वो इसकी शुरुआत जब हुई तो इसमें कई संगठन जो है उभर कर आए। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से 80 के बीच में शुरुआत हुई, और इसमें कई टेररिस्ट संगठन जो है सामने आए। कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल बोला जाता है, खालिस्तान कमांडो फोर्स उभर कर सामने आया, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और भिंडरावाला टाइगर फोर्स। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उभर कर सामने आए, जो कि जिनकी डिमांड खालिस्तान की थी। सो जैसे खालिस्तान आंदोलन में ये 4 मेजर ग्रुप से जो सामने आए, और इवन इसमें जो उस टाइम पे जो DIG थे AS अटवाल, उन्होंने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में विजिट किया इन 1983। और जब वो पूजा करके वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो उसकी सीढ़ियों पे ही उनके ऊपर अटैक करके उनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी जो लाश है वो सीढ़ियों पे 6 घंटे तक पड़ी रही थी। बहुत दर्दनाक है ये, बहुत ज़्यादा। तो उनकी लाश के इवन पास में एक 11 साल के बच्चे की भी बॉडी मिली थी। Oh my God। और कुछ बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि पंजाब की जो मांगे हैं उसको पूरी करो, पूरी की जाए, समय पे पूरी की जाए, नहीं तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने इसको जो है धमकी की तरह लिया, और इवेंचुअली जो उस टाइम पे हमारी CM थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने सेना को आदेश देके ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है उसको करवाया। और उसके बारे में तो हमें पता ही है कि स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था। उस टाइम पे जो मिसेस इंदिरा गांधी थे, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम पे हमारे जनरल वैद्या थे, जिनको लिखा और उन्होंने उनको अप्रूवल दिया। तो मैं यहाँ पे एक बात की और रोशनी डालनी चाहूँगी कि उस टाइम पे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल वैद्या थे, वो इतना ज़्यादा उनका जो रवैया था इसकी तरफ थोड़ा न्यूट्रल था। बट इसके बाद जो वेस्टर्न कमांड के चीफ थे, उनको जब बताया गया तो उन्होंने इसकी हामी भरी, और तब सेना को भेजा गया स्वर्ण मंदिर पे, और जो भी ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसको पूरा किया गया। एंड ये जो पूरा हुआ, ये जो हमारा ब्लू स्टार ऑपरेशन है वो 1 जून से लेके 10 जून तक 1984 तक चला। और इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई। हाँ, उग्रवाद जो था वो और बढ़ गया। तो जो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद सिख कम्युनिटी में PM इंदिरा गांधी को लेके काफ़ी रोष था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ब्लू स्टार ऑपरेशन था 1 से लेके 10 जून 1984 तक चलता रहा। तो इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर उसी साल में 1984 में असैसिनेट किया गया, और उनके अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्लू स्टार ऑपरेशन का बदला लिया गया। और इनफैक्ट नॉट इवन दिस, 1986 में जो हमारे मैंने आपसे बताया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वैद्या, उनको भी वो रिटायर हो गए थे, वो पूना सेटल हो गए थे, इवन उनको भी वहाँ जाके हत्या कर दी गई थी उनकी। तो इसी के साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी, और पीछे की जितनी भी हिस्ट्री रही है वो बताई है। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की हिस्ट्री क्या रही है वो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं।
हाँ भावना, इसके बाद ऑपरेशन तो चलता रहा, काफ़ी समय तक चलते रहे। 1990 तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहे और 1992 में फिर से इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शंस में वापस मुड़ के कौन आया, वापस कांग्रेस जो है जीत कर सामने आई और इसमें जो सीएम बने वो बेअंत सिंह थे जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। और इस बारे में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए थे ये फेयर इलेक्शंस नहीं थे। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पहले भी जो सत्ता में पार्टी थी वो कांग्रेस थी और इलेक्शंस के बाद भी वापस कांग्रेस मुड़कर आई और उनका सवाल ये था कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने के बाद, जेनोसाइड होने के बाद भी वापस कांग्रेस सत्ता में कैसे आ सकती। इसके बाद सीएम बेअंत सिंह जी ने जो केपीएस गिल थे, आईपीएस केपीएस गिल थे, उनको रीजॉइनिंग के लिए ऑर्डर दिया। उन्हें बुलाया और बताया कि जितने भी बड़े बड़े फेसेस थे, जैसे ही मैंने आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पहले भी बताए थे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और भिंडरावाला टाइगर फोर्स, इन सब के जो बड़े बड़े फेसेस थे उन्होंने बोला कि हमने इसका तो खात्मा कर दिया है पर अभी भी कुछ फेसेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और जो अभी भी जिनका खात्मा करना बाकी है, जिसके कारण पंजाब में जो है मिलिटेंसी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही केपीएस गिल अपॉइंट हुए आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने अपने नीचे एक ऑफिसर को और अपॉइंट किया जिनका नाम था अजीत संधू, जो कि एसएसपी अपॉइंट करके उनको लाया गया और उनको ऐसा भी बोलते हैं कि बोला गया कि आपको पंजाब पुलिस के लिए नए चेहरे आइडेंटिफाई करने हैं और उनको पंजाब पुलिस में लाना है। सो ऐसा ही उन्होंने सेम जो ऑर्डर्स मिले थे उन्हें केपीएस गिल जी से, संधू जी ने उसे फॉलो किया और उन्होंने कुछ जो नए चेहरे लाए उनको एज अ हवलदार ज्वाइन कराया और ऐसा बोला जाता है कि उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम बोला गया कि जितने ज़्यादा लोग तुम लाओगे जो इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं उतनी जल्दी आपको प्रमोशन दी जाएगी। और 1 साल के अंदर, जो इस मूवी में भी एक काउंट दिखाया गया है, 2196 का काउंट एनकाउंटर्स जिसे वो क्लेम करते हैं किए गए। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो वो 10-12 लोग जो उन्होंने अपॉइंट किए थे एज अ हवलदार, उनको 1 साल के अंदर अंदर ही प्रमोट करके उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया। और अगला सवाल तो ये है कि 2196 एनकाउंटर, क्या ये सच थे या फिर ये झूठे? क्या ये रियल थे, क्या ये फेक थे? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कोई इतनी एनकाउंटर या किलिंग्स या कैसे हो सकती हैं? बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी उस टाइम पे। जिस विषय पे अभी आपने बात की है वो बहुत ही दिल दिला देने वाली चर्चा और विषय है और आगे भी हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो वो थोड़ा आप बताएं ज़रा हमें। हाँ भावना, जैसे मैंने आपको बताया कि 2196 का काउंट सामने आया है एनकाउंटर्स का, तो जो कि एक्चुअली बहुत ही एक इम्पॉसिबल काउंट है 1 साल में। और जितने भी लोग इसके लिए जो उन्होंने अपॉइंट किया गया था, जैसे उन्हें प्रमोशन मिली, तो इससे लोगों के आगे सवाल खड़े हो गए कि ये जो एनकाउंटर्स थे ये रियल एनकाउंटर्स थे या ये किसी को भी उठा के फेक एनकाउंटर्स करवा दिए गए। और ऐसा नहीं है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस वाले भी कुछ मारे जाते हैं। और कुछ टाइम बाद पंजाब में क्या हुआ कि जो यंग लोग थे वो ऐसा सामने आया कि गायब होने लग गए, उनकी कंप्लेंट्स आने लग गई कि लोग घर से निकलते थे और वापस ही नहीं आते थे। और ऐसे करते करते इसमें जब लोगों ने इसको सीरियसली लिया तो कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हुई और पुलिस से इस बारे में सवाल पूछे गए। पुलिस ने कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो गायब हो रहे हैं, ये ज़्यादातर फ़ॉरेन चले गए हैं, अपना फ़ॉरेन सेटल हो गए हैं, कोई वहाँ जाके काम कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में है, बट वो इंडिया से बाहर निकल गए हैं। तो कुछ समय बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने भी पंजाब गवर्नमेंट से राइटिंग में सवाल पूछे कि जो भी पानी पंजाब से आ रहा है उन नहरों में कुछ लाशें मिली हैं। और कमाल की बात तो ये थी कि जितनी भी लाशें मिल रही थी उनका जो किलिंग जो भी पैटर्न था वो सिमिलर था। सिमिलर इन द सेंस के उनकी गर्दनें नहीं थी और उनके पेट कटे हुए थे। तो इन्होंने काफ़ी बार राजस्थान गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को, पहले तो उन्होंने इस बारे में जवाब देने से थोड़ा सा आनाकानी की और नहीं जवाब दिया, इग्नोर करते रहे। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पिनियर न्यूज़पेपर करके एक न्यूज़पेपर है जिसमें इन्होंने एज इट इज़ जो लेटर राजस्थान गवर्नमेंट ने
पंजाब गवर्नमेंट को लिखा, एज इट इज़ उसे प्रकाशित कर दिया, उसे पब्लिश कर दिया। जी। तो जब ये पब्लिश हुआ तो ये ऐसी बातें थी जो छिप नहीं सकती। अब वो जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आ गई हैं तो वो लोगों के सामने और उभर कर सामने आती हैं, तो लोगों को इस बारे में पता चलने लग गया और इस सच्चाई के बारे में लोग जानना चाहने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि पंजाब में सडनली लोग गायब हो रहे हैं, यंग लोग जो थे वो गायब हो रहे हैं। यंग लोग का तात्पर्य ये है कि बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे, बिल्कुल है ना, जो कि आई थिंक रहे होंगे कुछ करीब 18 से 20 के बीच में, या उससे भी कम उम्र के बच्चे होंगे, बिल्कुल, उन्हें जो गायब हो गए थे। करेक्ट। उन्हें शायद मिलिटेंसी के कारण शक में उठा लिया गया था, किस में उठा लिया गया था। बहुत ही दर्दनाक है ये। अगर हम इन कहानियों को विस्तार से कभी पढ़ें तो बहुत ही दर्दनाक विषय हैं जो कि दिल को बहुत ही ज़्यादा ना झंझोर के रख देते हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो आगे के सवालों पे जाएं तो वो थोड़ा बताएं हमें, और क्या आगे बताना चाह रहे हैं हम ना। हमारे लिए यहाँ खड़े होकर बात करना बहुत आसान है, बिल्कुल, बट जस्ट इमेजिन एट दैट टाइम द फैमिली जो उन्होंने फेस किया था। बिल्कुल उस समय जो उस सिचुएशन से निकल रहे थे, है ना, जो घर से निकल रहे हैं और घर वापस ही नहीं आ रहे, और पता नहीं, यहाँ तो है ना कि आपको डेड बॉडी मिल गई और आपने उनका संस्कार कर दिया या जो भी तरीके से आपने एक्सेप्ट कर लिया, पर उनकी तो बॉडीज भी नहीं मिली थी। बिल्कुल। जो लोग घर से निकले हैं उनकी उम्मीद लगी रहती है कि वो घर एक दिन वापस आ जाएंगे। इस विषय में ऐसे ऐसे पहलू भी हैं जिन पे नज़र देनी चाहिए, और जब इस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो उसमें कई माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार करती हैं, कई पत्नियां अपने पति का इंतज़ार करती हैं कि वो लौट कर आएंगे और हमारे साथ कुछ क्षण बातें करेंगे। उनकी कितनी प्लानिंग होती है फैमिली को आगे बढ़ाने की, वो एक क्षण में ही टूट जाती है। तो ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि परिवार बिखर जाते हैं, माओ का जो प्यार है बच्चों के प्रति वो भी बिखर जाता है। तो ऐसे ही सवाल हैं ये, और जवाब हैं जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ अगले पहलू पे जाते हैं। तो अंत में मैं ये बोलूँगी कि इवन राजस्थान जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने राइटिंग में फिर से लेटर लिखा पंजाब गवर्नमेंट से और उनसे बोला कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या ऐसा कारण है कि जितनी भी लाशें मिल रही हैं उनका पैटर्न जो है वो सिमिलर है, सेम पैटर्न में मिल रही हैं, और ये लाशें आखिर आ कहाँ से रही हैं, है ना। ये सबसे बड़ा सवाल इसके आगे क्या हुआ, वो सबने देखा ही है जहाँ से ये मूवी शुरू होती है। बिल्कुल। तो जब पंजाब गवर्नमेंट का प्रेशर आया पंजाब गवर्नमेंट पे, तो उनको रिप्लाई देना पड़ा, बिकॉज ये राइटिंग में जब चीज़ें होती हैं तो आपको उस पे एक्शन लेना पड़ता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये तो नॉर्मल लाशें हैं, ये तो पानी में कोई बह के आ गया, किसी ने आत्महत्या कर ली है या कोई किसी का पैर फिसल गया है ना। बट वापस राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर से लिखा और कहा कि नहीं, आपको इस बारे में जांच करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो भी लाशें आ रही हैं उधर से उसका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। वही सर नहीं है, पेट कटा हुआ है, और इससे पानी में बीमारियां भी मतलब पानी गंदा हो रहा है और लोग उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बीमारियां फैलने का भी बहुत खतरा रहता है। तो इसके बाद का जो आगे हुआ वो तो मूवी में सब कुछ दिखाया गया है। जो सतलुज मूवी आई है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इस बारे में देख भी लिया होगा। मैं उस मूवी के ऊपर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो एम था यहाँ आके पंजाब की हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब का बैकग्राउंड, ऐसे इस मूवी को बनाने का शायद बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उसके ऊपर लाइट डालना, चर्चा करना। तो जैसे कि सोनिया जी, हमने नज़र डाली हर एक पहलू पे, हर एक शब्दों पे और हर एक उस हिस्ट्री पे जो कि न्यूज़ के आर्टिकल्स में भी हैं, कुछ वेबसाइट्स में भी आपको मिल जाएंगी ये हिस्ट्रीज। इसी के साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि उस टाइम आपकी क्या एज रही होगी और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा होगा उस टाइम का, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। हाँ भावना, I feel proud telling over here. मेरे जो नेटिव प्लेस है वो अमृतसर ही है और मैं पंजाब के बैकग्राउंड से ही आती हूँ। और उस टाइम पे जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि मैंने ये चीज़ें एज अ सेंस एट द बैक ऑफ द माइंड, आई हैव दोट सेंसेस, बिकॉज जब ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था मैं लगभग 5 साल की थी, काफ़ी छोटी उम्र थी। हाँ, और मेरा मैं मतलब घर में सबको बातें करते हुए सुना है, और कई बार
मदर वगैरह से भी बातचीत होती है, या बचपन में किस तरीके से वो हमें बताते थे। इवन एक ऐसा टाइम होता था कि जब शाम होती थी तो वो कहते थे घर से बाहर नहीं निकलना, लड़की के लिए नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ गर्ल, इट वॉज फॉर एवरीवन, कि आप सांझ होने के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। टेररिज्म का वो एक लेवल आ चुका था कि जहाँ पे लोग डरते थे। इवन उन्होंने मुझसे कई बार बात की, माय मदर, मेरी माता जी ने मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस टाइम पे जो गोल्डन टेम्पल के आसपास हालात काफ़ी ख़राब थे। तो जैसे मेरा जो घर था वो दुर्गाना मंदिर के आसपास ही एक गली है, लाजपत राय स्ट्रीट, मैं उसी में ही मेरी दादी दादा का घर, और बचपन मेरा कुछ साल, हाँ, शुरू के कुछ साल वहीं निकले हैं। तो वहाँ पे मेरे फादर जो है, कई बार ऐसा बोला जाता है क्योंकि सडनली कर्फ्यू लग गया, सब कुछ हो गया, तो कई बार खाना बना के जो लोग थे थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई दुकानें खुली, और स्पेशली जो गोल्डन टेम्पल के आसपास के इलाके थे उनके लिए खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। लोग एक दूसरे को खाना पका के एक दूसरे को देने जाते थे। तो जैसे कि आप सभी के सामने हमने पंजाब की पुरानी हिस्ट्री रखी, मतलब मूवी से पहले जो चीज़ें हुई हैं, मतलब असलियत में हुई हैं, जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी, इसके सवाल जवाब हर जगह आपको मिलेंगे, वो हमने अब आप सभी के सामने रखा। इसी के साथ हमने बात करी जसवंत सिंह खालड़ा जी के बारे में, जिसके ऊपर ये मूवी आधारित है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं इस डिस्कशन को। आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो मूवी देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी होगी, क्योंकि रिलीज़ होने के 48 घंटे बाद ही वो OTT से डिलीट हो गई थी। अगर आप लोगों ने सतलुज अभी तक नहीं देखी है तो हम आपके लिए अगला पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे, अगर आपको हमारी ये डिस्कशन अच्छी लगी हो। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो हमने अभी डिस्कशन की है, क्या हम इसका अगला पार्ट मूवी से रिलेटेड लेकर आएं। तो सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने विस्तार से इस विषय पे बात करने के लिए। तो मिलते हैं अगली डिस्कशन पे, अगले टॉपिक पे। तब तक अपना ध्यान रखें, देखते रहें बैठक। थैंक यू सो मच। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।